हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग की DSSB में जो अकाउंट मैनेजर की वैकेंसी आई थी, जिसकी कि आप लोग को दिसंबर में एग्ज़ाम है। ऑलरेडी एग्ज़ाम शेड्यूल आप लोग का आउट हो चुका है, मैंने आप लोग को पहले ही अपडेट किया था। अब उससे रिलेटेड आप लोग के प्रैक्टिस सेट आएंगे, जिससे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाने हैं, उसका पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो किस तरह के क्वेश्चंस आए थे आपको आइडिया लग जाएगा। अब आपके प्रैक्टिस सेट आएंगे, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस अभी रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वैसे ही क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। क्लाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज डेबिटेड टू। अपराध अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। यानी कि जो शेयर्स जो होते हैं फॉरफिटेड यानी कि हड़प कर लिए जाते हैं। जितनी भी जैसे कि 10 रुपए का कोई शेयर है तो पूरे 10 रुपए एक साथ तो लिए नहीं जाएंगे। अलग अलग उस पे लिए जाते हैं। एप्लीकेशन मनी कुछ रहेगी आप लोगों की, जैसे कि एप्लीकेशन मनी 2 रुपए हो गई। अलॉटमेंट मनी रहती है, मान लीजिए 3 रुपए हो गई, तो 5 रुपए ये हो गए। बचे आपके फर्स्ट कॉल हो जाएगी, सेकेंड कॉल, जितनी भी कॉल्स करना चाहें आप कर सकते हैं। तो बाकी कॉल्स में जितने पैसे माँगे गए हैं, उसको अगर नहीं दिया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा, तो वहाँ पर कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को फॉरफीचर कर लेती है, उसका हरण कर लेती है। तो वहाँ पर उन हरण किए गए अंशों को दोबारा से रीइश्यू अगर किया जा रहा है, तो वहाँ पर डिस्काउंट दिया गया है रीइश्यू करने में। वैसे तो डिस्काउंट आप नहीं दे सकते, पहले के टाइम में हम शेयर्स को इश्यू कर सकते थे डिस्काउंट पर, प्रीमियम पर, या फिर जो उसकी मेन वैल्यू है उसके ऊपर। लेकिन अब आप सिर्फ़ जो शेयर्स हैं उनको सिर्फ़ या तो प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हैं, या तो जो उनका अंकित मूल्य है उस पर इश्यू कर सकते हैं। लेकिन जो रीइश्यू होता है वहाँ पर हम डिस्काउंट पर उसे रीइश्यू कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफ़रेंस ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन दोनों ही तरह से आपका बन सकता है। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि जो डिस्काउंट दिया जाता है रीइश्यू पर प्रॉफिटेड शेयर्स में, उसको हम कहाँ पर डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिटेड शेयर्स अकाउंट में, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट में। तो उसे हम कहाँ पर डेबिट करते हैं, तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिटेड शेयर्स अकाउंट में हम डेबिट करते हैं। तो जब आप हरण करेंगे तो वहाँ पर जितना अमाउंट जो होता है दे दिया जाता है। जैसे कि सपोज कर लीजिए ये एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी दे दी है शेयर होल्डर ने, तो ये 5 रुपए से क्या होगा, क्रेडिट किया जाएगा फॉरफीचर अकाउंट को, और यहाँ पर जितना डिस्काउंट होगा उससे डेबिट कर दिया जाएगा। फिर दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। ये आपकी एंट्री होती है। आइए देख लीजिए एक बार एंट्री भी। यहाँ पर इसकी जो एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आपके रीइश्यू की एंट्री होती है। जब रीइश्यू हम कर रहे होते हैं शेयर्स को, तो वहाँ पर इसकी एंट्री जो होती है वो इस तरह से की जाती है। तो वहाँ पर जितने का होगा, जितना मिला है वो बैंक अकाउंट में चला जाता है, जितने का डिस्काउंट है बैंक फॉरफीचर में, टोटल अमाउंट से शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस तरह से एंट्री की जाती है। एंट्री को भी आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए ईज़ी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो होती है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Goods worth ₹500 have been taken by the proprietor for his personal use, for which no entry has been passed in the book. This is an स्वामी द्वारा अपने निजी प्रयोग के हेतु 500 रुपए की सामग्री ली गई थी, जिसका बहियों में कोई लेखा नहीं किया गया है। ये क्या है? एरर ऑफ कंपनसेशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कमीशन, ओमिशन। तो यहाँ पर एरर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। एरर वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कंपनी थी, उसका जो ओनर था, स्वामी था, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 500 की क्या ली है, सामग्री ले ली है, गुड्स ले लिए हैं। लेकिन उसको अपनी जो बुक्स है उसमें नहीं दिखाया। जबकि आप जो ड्राइंग्स करते हैं, इस तरह जब आप निकाल रहे होते हैं, चाहे वो आप कैश निकालें या गुड्स निकालें, दोनों को ही क्या कहा जाता है, आहरण कहलाता है। उसे हम ड्राइंग कहते हैं, और ड्राइंग्स को अकाउंट में दिखाया जाता है। अगर आपने नहीं दिखाया तो किस तरह की त्रुटि है, वो आपकी किस टाइप की त्रुटि हो जाती है, तो वो आपकी चूक की त्रुटि है, एरर ऑफ ओमिशन है। सैद्धांतिक त्रुटि या प्रिंसिपल की त्रुटि तो तब होती कि गलत जगह दिखा दिया जाता, गलत तरीके से दिखा दिया जाता, तो आपकी सैद्धांतिक त्रुटि होती। पूरा कंपनसेशन तो तब होता है कि एक तरफ बढ़ा दिया, एक तरफ घटा दिया, तो आपस में कंपनसेशन हो जाता है, वो भी नहीं कहेगी। नहीं आपकी कमीशन की त्रुटि है, क्योंकि लेखे की त्रुटि तब होती है जब आपने कुछ लिखने में से 500 का है, आप 5000 कर देते या 50 कर देते, तो वो लेखे की त्रुटि हो जाती। तो यहाँ पर चूक की त्रुटि, क्योंकि आप भूल गए, दिखाना ही रह गया, तो वो आपकी एरर ऑफ ओमिशन कहलाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि जब प्रारंभिक लेखे में ही कुछ लिखना छूट जाता है, जर्नल बनाते टाइम ही आपका कुछ लिखने से कोई एंट्री रह जाती है, तो एरर ऑफ
ये जब प्रारंभिक लेखे में लिखने से ही कोई चीज़ रह जाती है तो वो किस तरह का एरर होता है, एरर ऑफ ओमिशन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज इन कैश बुक आर मेड व्हेन, यानी कि जो रोकड़ बही में प्रति प्रविष्टि की जाती है, कब की जाती है? जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं वो कब की जाती है कैश बुक में, ये क्वेश्चन कह रहा है। पेटी कैश बुक इज मेंटेन जब लघु रोकड़ बही या खुदरा रोकड़ बही रखी जाती है। सिंपल कैश बुक इज प्रिपेयर्ड जब सामान्य रोकड़ बही रखी जाती है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज मेंटेन जब आपकी 3 खानों वाली, यानी कि कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट, ये 3 खानों वाली जो है आपकी कैश बुक रखी गई, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से सारे पॉइंट ही सही है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री जब की जाती है, उभयनिष्ठ कहें या आपकी प्रति प्रविष्टि कहें, तो ये की जाती है तब जब आपकी 3 कॉलम की कैश बुक रखी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जब हम 3 कॉलम की रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रोकड़ बही में प्रति प्रविष्टि या कॉन्ट्रा एंट्री तब की जाएगी जब किसी लेन-देन का प्रवाह रोकड़ बही के दोनों खातों को, एक में रोकड़ था दूसरे में बैंक को, यानी कि दोनों ही अकाउंट को जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा है, यहाँ पर बैंक भी और रोकड़ भी। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि एक अलग से बनाया जाता है इसीलिए कि दोनों को जो है आपस में मिलाया जा सके। तो अब यहाँ पर हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं और उसका एक अक्षर से डिनोट भी किया जाता है, वो आपका सी अक्षर होता है, जिससे कि सी फॉर कॉन्ट्रा हो जाएगा, जिससे कि याद रहे कि ये दोनों, इसकी 2 बार एंट्री की गई है उभय पक्ष की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हायर परचेज सिस्टम द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट इक्विवेलेंट इज। क्रय पद्धति के अंतर्गत लागत समतुल्य पर रहती है कि मूल्य की गणना हेतु कौन सा सूत्र होगा? यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताना है कि अगर हायर परचेज सिस्टम का आप यूज कर रहे हैं, 2 सिस्टम होते हैं, एक इंस्टॉलमेंट वाला होता है, एक हायर परचेज होता है। तो अगर हायर परचेज का आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर स्टॉक की वैल्यू को एट कॉस्ट इक्विवेलेंट आप किस तरह से निकालेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैसे इसको हम निकालते हैं? तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू कैश प्राइस। यहाँ पर इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, लिख सकते हैं कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दे रखी है, इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग अपॉन इस तरह से रहेगा और सेलिंग प्राइस हो जाएगा इनटू कैश प्राइस। ये तरीका होता है इसको निकालने का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर वारंट्स कैन बी इशूड व्हेन शेयर्स आर। अंश अधिपत्र निर्मित किया जा सकता है जबकि अंश फुली पेड हो, पार्टली पेड हो, लॉस्ट हो, नन ऑफ द। जो शेयर वारंट होता है उसको हम कब इशू कर सकते हैं? या तो वो अंश अधिपत्र कहा जाता है, इसे हम कब निर्मित कर सकते हैं? इसे तभी निर्मित किया जा सकता है जब आपके जो शेयर्स होते हैं वो फुली पेड अप होते हैं, यानी कि अगर 10 रुपए का शेयर है और आपने पूरे 10 रुपए क्या किए हैं, कंपनी को चुका दिए हैं, पे कर दिए हैं, तभी आप इसको शेयर वारंट आपको जारी होगा। तो एक आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए हो जाता है। होता क्या है? तो अंश अधिपत्र शेयर वारंट का निर्माण केवल फुली पेड अप शेयर्स पर ही होगा। जो शेयर वारंट्स का ओनर होता है, स्वामी होता है कंपनी का, वो सदस्य नहीं होता, परंतु अंतर नियमन के अनुसार कंपनी का सदस्य बन सकता है। वो चाहे तो कंपनी का सदस्य बन सकता है। इसका हस्तांतरण सुपुर्दगी मात्र से, यानी कि आप ये ट्रांसफरेबल होते हैं इजीली एक से दूसरे व्यक्ति को इसे ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन निजी कंपनी जो होती है इसका निर्माण नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने शेयर्स को, उसके शेयर्स जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं इजीली, इसलिए निजी कंपनी इसको जारी नहीं करती है। इसमें लिखित अंशों को संचालकों के योगदान में सम्मिलित नहीं किया जाता है, अलग-अलग होते हैं दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पार्टनर बाय स्टॉपेल इज ए गत्यवरोध द्वारा साझेदार होता है। पार्टनर विद लिमिटेड पावर, सीमित अधिकार वाला, नॉमिनल पार्टनर, नाममात्र का, स्लीपिंग पार्टनर, यानी कि निर्दालु, यानी कि स्लीपिंग पार्टनर जो कि मतलब बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। पार्टनर अंडर स्पेशल सिचुएशन, विशेष परिस्थितियों में साझेदार। तो यहाँ पर पार्टनर बाय स्टॉपेल जो होता है वो आपका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा कि स्पेशल कुछ सिचुएशंस ऐसी होती जिसमें वो साझेदार मान लिया जाता है, कुछ स्पेशल विशेष परिस्थिति में वो साझेदार मान लिया जाता है, पर एक्चुअल में वो साझेदार नहीं होता। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। या इस तरह से समझ सकते हैं कि वो इस तरह का कुछ बिहेव करता है ओरल या फिर रिटन में, कि जिससे कि ये माना जा सके या इस तरह से मुझे दिखे कि वो पार्टनर है कंपनी का, बट एक्चुअल में पार्टनर नहीं होता है। तो वहाँ पर वो साझेदार क्या कहलाता है? आपका पार्टनर बाय स्टॉपेल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टनरशिप फर्म इज इलीगल व्हेन। एक साझेदारी फर्म अवैध होती है जब एनी ऑफ द पार्टनर इज फ्रॉम एनिमी कंट्री, कोई एक साझेदार शत्रु देश का होगा, एस्टैब्लिश्ड फॉर अनलिमिटेड पीरियड व असीमित समय के लिए स्थापित हो,
देयर आर 7 पार्टनर्स, उसमें 7 साझेदार हों, रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, उसका निबंध साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत हो। तो पार्टनरशिप जो होती है वो कब इल्लीगल मानी जाएगी यहाँ पर, मतलब अवैध है, वैध है ही नहीं। क्योंकि वैसे तो आपको पता ही होगा जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है उसको रजिस्टर्ड कराना कंपल्सरी नहीं होता है, पूरी तरह से वॉलंटरी होता है, ऐच्छिक होता है। आप चाहें तो रजिस्टर्ड कराएँ और ना चाहें तो ना कराएँ। लेकिन जो आपकी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लिमिटेड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, सीमित दायित्व वाली जो साझेदारी होती है, उसको रजिस्टर्ड कराया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान में रखिएगा कि किस तरह की साझेदारी पूछी जा रही है। यहाँ पर सिर्फ पार्टनरशिप की बात हो रही है, तो उसको रजिस्टर्ड कराना कंपल्सरी नहीं होता है। लेकिन इल्लीगल वो हो सकती कब होगी, अगर उसमें कोई पार्टनर ऐसा है जो कि एनिमी कंट्री का होगा, शत्रु देश का होगा, तो वो जो फर्म होती है वो इल्लीगल हो जाती है। एस्टैब्लिश्ड अनलिमिटेड पीरियड, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, असीमित दायित्व समय के लिए भी हो सकती है, 7 पार्टनर्स भी हो सकते हैं। क्योंकि मिनिमम तो आपको पता ही है कि मिनिमम कितने पार्टनर्स होते हैं, 2 होते हैं। रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, नहीं भी करा सकते, पूरी तरह से वॉलंटरी होता है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो परिस्थितियाँ जिसमें अवैध माना जाता है जो एक फर्म होती है उसको, कि अगर कोई एक साझेदार शत्रु देश का यानी कि एनिमी कंट्री का रहेगा पार्टनर, 2 से कम अथवा 50 से अधिक साझेदार यानी कि 50 से ज़्यादा आपके अगर पार्टनर्स हो गए, कुछ परिस्थितियों में ये संख्या बढ़ाकर 100 भी की जा सकती है, वरना ऐसे जनरली इसमें 50 ही माना जाता है। तो यहाँ पर कई बार कन्फ्यूज़न रहती है, तो 50 ही है, लेकिन कई बार कुछ विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार बढ़ाकर इसको 100 भी कर सकती है। फिर आ जाता है एक को छोड़कर सभी साझेदारों के दिवालिया होने पर, न्यायालय द्वारा साझेदारी के समापन की घोषणा किए जाने पर, उद्देश्यों के अवैध हो जाने पर, साझेदारी फर्म श्रम हित व राष्ट्र हित के विरुद्ध हो जाए, या फिर साझेदारी का संचालन अयोग्य व्यक्ति जैसे कि पागल या फिर आवेश के द्वारा किया जाए। तो ये सारी कंडीशंस वो हैं जबकि फर्म क्या होगी, इल्लीगल मानी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following is not included in the memorandum of association? इन कितने से कौन सा पार्षद सीमा नियम में शामिल नहीं किया जाता है? पार्षद सीमा नियम क्या होता है? एक कंपनी जो रजिस्टर्ड हो रही होती है, रजिस्टर्ड कराई जा रही होती है, तो वहाँ पर उसके लिए कुछ उसको पेपर्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो तैयार करने होते हैं, उसी में एक आ जाता है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में MOA भी बोला जाता है। तो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, सीमा, ये कंपनी की एक ये कंपनी की एक सीमा डिसाइड करती है कि इसके बाहर कंपनी कोई काम नहीं कर सकती। इसमें कई वाक्य होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कौन सा शामिल नहीं होता? नेम कॉज, जुरिडिक्शन कॉज, क्षेत्राधिकार वाक्य, ऑब्जेक्ट कॉज, लायबिलिटी कॉज। तो इसमें से कौन सा कॉज जो है वो शामिल नहीं होगा? तो नेम कॉज भी होता है जहाँ पर नाम होगा, किस उद्देश्य से बनाई गई ये भी होता है, दायित्व क्या है इसका ये भी होता है। या नहीं होता, इसमें क्षेत्राधिकार वाक्य नहीं होता। तो एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन-कौन से होते हैं एक बार वो देख लीजिए। 6 वाक्य होते हैं इसमें। कंपनी का नाम वाक्य जहाँ पर नेम क्लॉज़ होता है जिसमें कि बताया गया होता है कि कंपनी का नाम क्या है, किस तरह की लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, इसका रजिस्टर्ड कार्यालय, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, उसका उद्देश्य वाक्य यानी कि किस पर्पज़ से बनाई गई है, क्या काम करेगी, लायबिलिटी किस तरह की है, कितनी कैपिटल से बनाई गई है, साथ में उसका संघ वाक्य। तो ये 6 वाक्य होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following feature is not present with partnership form of organization? इन कितने से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन में विद्यमान नहीं है? परपेचुअल सक्सेशन, अविच्छिन्न उत्तराधिकार, असीमित दायित्व, क्रिएशन बाय एन एग्रीमेंट, एक समझौते द्वारा सृजन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, ऐच्छिक पंजीकरण। तो क्या कह रहा है कि साझेदारी संगठन जो होता है उसमें क्या चीज़ शामिल नहीं होती या कौन सा इसमें से फीचर नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर जो पहला वाला ही पॉइंट दे रहा है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार नहीं होता। अगर साझेदार उसमें से दिवालिया हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है तो साझेदारी क्या होती है? समाप्त हो जाती है। जबकि कंपनी में कोई भी मेंबर आता है, जाता है, उसका कंपनी को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ये वाला जो फीचर है ये कंपनी का है, ना कि पार्टनरशिप का है। तो ये वाला आपका पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप और भी फीचर्स इसके देख सकते हैं। कौन-कौन से फीचर्स दे रखे हैं? तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कुछ वैधानिक लक्षण हैं, कुछ सामान्य लक्षण हैं। वैधानिक लक्षण जो हैं वो देखते हैं, तो इसमें कम मिनिमम क्या होते हैं? 2 होने चाहिए पर्सन। यहाँ इनका जो बिज़नेस है वो लीगल होना चाहिए। समझौते द्वारा साझेदारी का सृजन, आपस में क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है। पर्पस क्या होता है? लाभ कमाना होता है। बिना लाभ के उद्देश्य से जो बनता है वो आपकी साझेदारी नहीं कहलाती है।
जो उद्देश्य के जो है उससे बनते हैं, क्या लाभ होना चाहिए, जो आपके बिना लाभ का उद्देश्य होता है, सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं वो। तो यहाँ पर उद्देश्य जो होता है लाभ कमाना होता है। कारोबार के लाभों को आपस में बाँटना, उसका जो प्रॉफ़िट होता है वो आपस में शेयर करते हैं। शेयर कैसे करना है वो आपस में पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करेंगे, या नहीं बनाएँगे तो फिर आपस में कुछ न कुछ उनका रहेगा। तो बराबर उसमें डिवाइड करते हैं, दोनों ही तरह से रहता है। फिर एक साझेदार फर्म का एजेंट या स्वामी होता है, यानी कि जो भी पार्टनर कोई भी काम करता है वो पार्टनरशिप की तरफ से ही करता है। बाकी पार्टनर्स भी उसके लिए उतने ही उत्तरदायी या फिर ये कहिए कि लायबल होते हैं। फिर आ जाते हैं इसके सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण क्या होंगे? असीमित दायित्व होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो इसमें तो आपके 2 पॉइंट आ जाते हैं, एक लिमिटेड लायबिलिटी वाली फर्म भी होती है, लेकिन यहाँ पर बात एक नॉर्मल साझेदारी की जा रही है, तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्या रहेगा। फिर आ जाता है कि कार्य संचालन सभी या एक के द्वारा, कोई एक भी कर सकता है, मिलकर सब भी कर सकते हैं। अलग से अस्तित्व नहीं होता, फर्म का कोई निश्चित नाम, आप एक फर्म जो होती है उसका जो भी पार्टनरशिप फर्म होती है, तो एक नाम तो होगा ही। आपस में उन्हें एक ट्रस्ट होना चाहिए। व्यक्ति ही साझेदार, कोई कंपनी साझेदार नहीं बन सकती, व्यक्ति ही होते हैं। एक-दूसरे के हित का हस्तांतरण इसलिए नहीं होता इसमें। स्वैच्छिक पंजीकरण संगठन, यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाना कंपल्सरी नहीं है, वॉलंटरी होता है। अ कंपनी इज़ सेड टू हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड व्हेन, एक कंपनी समामेलित मानी जाती है जब नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैव ऑलरेडी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास आवश्यक प्रलेख पहले ही जमा कर दिए जाएँ। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार से समामेलन प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए। इट एक्चुअली स्टार्ट बिजनेस, और वास्तव में व्यवसाय आरंभ कर दे। नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक कंपनी जो होती है वो इनकॉर्पोरेटेड कब मानी जाती है? जब उसको की सर्टिफिकेट मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो रजिस्टर्ड कराई जा रही होती है, तो रजिस्टर्ड कराने के बाद उसको एक समामेलन का प्रमाण पत्र मिल जाता है रजिस्ट्रार से। उसके बाद वो कंपनी क्या होती है? इनकॉर्पोरेटेड मानी जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सोल प्रोप्राइटरशिप द प्रोप्राइटर्स लायबिलिटी इज, एकल स्वामित्व में स्वामी का दायित्व होता है। लिमिटेड टू हिज गारंटी, उसकी गारंटी तक सीमित होगा। अनलिमिटेड होता है। लिमिटेड टू हिज शेयर्स, उसके अंश तक सीमित है। इनमें से कोई नहीं, यानी कि या फिर कुछ दायित्व नहीं होता है, नील होता है। तो एकल स्वामित्व में स्वामी को जो दायित्व होता है, तो आपको पता ही है एक अकेला व्यक्ति है, एक ही पर्सन है, तो सारा ही दायित्व क्या होता है? उसका खुद का ही रहेगा, किसी और का नहीं होता, तो अनलिमिटेड होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड, एक संगठन संरचना जिसमें स्वामित्व और प्रबंधन को अलग अलग किया जाता है कहलाता है। यानी कि जो ओन कर रहा है, ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है। तो कोई बड़ी संस्था जब होगी, लार्ज स्केल पे कोई बिजनेस हो रहा होगा, तो वहाँ पर 2 अलग-अलग लोगों की आवश्यकता होगी। जो स्वामी होंगे अलग होंगे, काम करने वाले जो होंगे वो मैनेजमेंट अलग होगा। तो वो किस तरह की होगी? तो आपको पता है एक कंपनी जो होती है, तो कंपनी ही होगी, क्योंकि जैसे प्राइवेट है अगर कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसमें कितने हो जाते हैं? उसमें मिनिमम आपके 2 हो जाएँगे, मैक्सिमम कितने हो जाते हैं? 200 हो जाएँगे। ये मिनिमम है और ये आपका मैक्सिमम है। और एक पब्लिक कंपनी जो होती है, तो पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर मिनिमम 7 हो जाएँगे और मैक्सिमम नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती कि कितने वहाँ पर सदस्य मेंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंपनी होती है, वहाँ पर हमको मैनेजमेंट अलग चाहिए होता है, ओनर्स अलग होते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल से प्रीमियम प्लान इज बेस्ड ऑन, जो हाल से प्रीमियम योजना थी किस पर आधारित थी? टाइम टेकन, क्वांटिटी ऑफ वर्क, टाइम सेव, क्वालिटी ऑफ वर्क। तो हाल से प्रीमियम योजना जो थी, पहले तो ये रिलेटेड किससे है? तो ये वेजेस से रिलेटेड है। जो मजदूरी दी जाती है उससे रिलेटेड है। और किस तरह का ये है? ये इंसेंटिव प्लान्स जो होते हैं, यानी कि और ज़्यादा प्रेरणा दे सकें लोगों को काम करने के लिए, उससे रिलेटेड है ये। तो यहाँ पर किस पर बेस्ड है? तो किस तरह की है? ये आपकी टाइम सेव, जो बचाया गया समय होता है उसके बेसिस पर प्रीमियम दिया जाता है। उसके बेसिस पे क्या दिया जाता है? प्रीमियम दिया जाता है। ये उस पर बेस्ड है। और थोड़ा सा इसके बारे में देखना चाहिए, तो यहाँ पर दे रखा है कि हास्य प्रीमियम योजना में प्रीमियम की दर जो होती है, जो आपने टाइम सेव किया है उसके 50% के बराबर होती है। और इस योजना में अधिक कार्य करने पर कुल पारिश्रमिक डबल भी हो सकता है, दुगना भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।